कमाई की थीम पर बात करने के लिए हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। दिनशो जी, ये मार्केट में जिस तरीके की बड़ी गिरावट आ रही है पिछले कुछ दिनों में, खास तौर से ब्रॉडर मार्केट में, उसका कारण क्या है? कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट को? जी देखिए, पहले तो अनुज जी धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो अनुज जी, एक्चुअली ये जो गिराव आ रहा है, आई थिंक इट बहुत ही नेगेटिविज्म बिल्ड हो गया हमारे इन्वेस्टिंग HNI UHNIs में, आई थिंक, क्योंकि रिटेल तो पार्टिसिपेट कर ही जा रहा है। हमें हमारे फ्लो से दिखते हैं। और दूसरा, हमारे डोमेस्टिक्स के पास तो काफी पैसा पड़ा हुआ है। FIs का तो हम बोल नहीं सकते, FPIs का, क्योंकि आई थिंक वो बेसिकली दे आर ड्रिवन बाय ग्लोबल ट्रेंड्स, की ज्यादातर इंडिया के ट्रेंड नहीं देखते हैं, वो ग्लोबल देखते हैं। पर आप डोमेस्टिक देखिए, जो मैक्रोस हैं, माइक्रोस हैं, सब इंप्रूव हो रहे हैं। आप रिजल्ट सीजन आपने देख लिया है, मतलब जो सितंबर का था वो तो आपने देख ही लिया है, काफी अच्छा रिजल्ट सीजन था। दिसंबर का मुझे कोई अलग नहीं दिख रहा है फ्रॉम सितंबर। तो हमें यही नहीं समझ आ रहा कि इतना स्केप्टिसिज्म क्यों है। बहरहाल हमें तो ऐसे ही लगता है कि जहां जहां जब भी गिरता है हमें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, और बिल्कुल। जो भी हमारे पास कैश आता है हम डिप्लॉय करते रहते हैं। ऑलराइट, दिनशो तो मैं यही बोला था कि हमें तो कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है, और एनी गिवन करेक्शन वी लुक एट अपॉर्चुनिटीज फॉर बाइंग। सो हमारे पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो कैश शायद ही आपको दिखेगा यहाँ पे। राइट। अच्छा, अभी हम वारी के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। आपके पोर्टफोलियो में ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कोई स्टॉक्स हैं क्या, या आप लेना चाहेंगे इन्हें? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता यहाँ पे कि पीवीज में, जहाँ चाइना इतना बड़ा है, फोटोवोल्टिक सेल्स की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे आई डोंट नो इंडिया का क्या एज रहेगा, इसलिए वी आर नॉट टेकिंग एनी कॉल्स यहाँ पे। हम लोग जो एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें वी आर वेरी कंफर्टेबल, जैसे हिटाची हो गया या सीमेंस एनर्जी हो गया, ये सब। दिनशो जी से उनके जो फंड लॉन्च होते हैं ना, जब मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो उनकी बातें सुन के मनोबल बढ़ता है। सोचते हैं हम पैसा लगाएं। ये जो चिंताएं, दिक्कत और थोड़ा सा भय मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर है, उससे कैसे डील करना चाहिए? अभी आप क्या कहेंगे इस जी पर? आप वीरू जी, एक्चुअली हम तो सिर्फ नंबर्स देखते हैं, हम सिर्फ जो निकलता है सामने उसी को देख के इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर जो सितंबर एक क्वार्टर था जहां पे हम सिर्फ स्मॉल कैप की ग्रोथ देखें, अर्निंग्स ग्रोथ देखें, एक्चुअली 500 की जो NSE 500 था उसमें ग्रोथ थी 15%। वो अर्निंग्स की ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। बहरहाल एक लो बेस से ग्रोथ आई थी, लेकिन आप उसमें लार्ज कैप NSE 100 देखें तो उसमें ग्रोथ थी, अर्निंग्स ग्रोथ थी सिर्फ 10%। मिड कैप की ग्रोथ थी, जो 150 स्टॉक है उसमें थी कोई 27% अर्निंग्स ग्रोथ। और जो स्मॉल कैप थे उसमें तो ग्रोथ 37% थी। वहां पे बेस बहुत लो था, पर 37% ग्रोथ थी। और हमें यही देख के हमें लगा कि अभी यहां से शायद आपको एक ग्रोथ रेगुलर दिखेगी, और इसलिए हम हमारा लॉन्च किए फंड। एनीवे, मुझे लगता नहीं है दिसंबर का भी क्वार्टर कुछ अलग होगा, क्योंकि उसके बाद सितंबर 24 के बाद बेस काफी लो रहा है इनके लिए, तो ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। और करेक्शन भी काफी देख लिया हमने वहां पे, काउंटर में कुछ चने गिने चुने काउंटर में। इसलिए हमें लगता है कि मिड कैप, और बाय द वे डेट इक्विटी ऑल टाइम लो पे पहुंच गई है, दोनों मिड कैप के लिए और स्मॉल कैप के लिए। मिड कैप की पास शायद 0.53 कुछ थी डेट इक्विटी, और स्मॉल कैप की तो 0.35 हो गई है। तो आप सोचिए कि कितना बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गई है इस पीरियड में, जहां पे हमने डिमांड ड्रॉप देखा था। वहां पे ये दोनों जो कोहोर्ट्स थे उन्होंने अपनी बैलेंस शीट स्ट्रांग कर दी बाय बीइंग कंजर्वेटिव, रिपेइंग बैक लोन्स और ये सब। सो बेसिकली हमें कंफर्ट काफी दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए हम तो डटे हुए हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा, क्या नहीं लेना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अर्निंग्स में दमखम, या फिर जिस स्पेस के लिए चीज़ें भी ठीक नहीं है। रियल स्टेट में एक बड़ा फेस देखा, आई मीन ऑलमोस्ट 2021-2025 इनको बिलोंग करता है, लेकिन डिमांड अब विजिबल नहीं है। नंबर्स सेल्स के घट रहे हैं। अपनी जो टारगेटेड सेल्स थी कंपनियां उसको मीट नहीं कर पा रही हैं, बावजूद इसके कि एक आप लो इंटरेस्ट रिजीम में हैं। अभी आप रियल स्टेट से और रियल स्टेट एंसिलरी से या फिर HFC से कितनी दूरी बना के रखे हुए हैं इस वक्त? जी देखिए, रियल एस्टेट एक्चुअली हमें एक ही स्टॉक पसंद है, और वो इसलिए पसंद है कि वो लग्जरी रियल एस्टेट हाउसिंग में है, और कोई उनका कोई वो नहीं है, which is DLF। वही हमें पसंद है, लेकिन वो भी ही ऑल्सो सफर्ड। इट्स नॉट दैट, क्योंकि
काफी मार पड़ी है, जबकि नंबर्स बहुत बढ़िया आए हैं डीएलएफ के। मतलब आए थे जो सितंबर लास्ट 2 क्वार्टर थे। ये इस क्वार्टर का भी हमें लगता है कि अच्छे ही नंबर आएंगे, मुझे लगता नहीं कैश फ्लो में कुछ इशू होगा यहाँ पे। पर उसके चलते भी हमने देखा है कि दूसरे काफी जो प्लेयर्स हैं काफी लेवरेज प्लेयर्स हैं, इसलिए हमें बिल्कुल वहां पे पसंद नहीं था। और डीएलएफ इसलिए पसंद था क्योंकि एक तो रिटेल सॉरी दे वर आल्सो इन हाउसिंग, लग्जरी हाउसिंग, और दूसरा इनके पास रिटेल वो थे अवेलेबल था, और ऑब्वियसली ऑफिस स्पेसेस में भी हैं, तो इसलिए हमें वो पसंद है। अदरवाइज वी डोंट लाइक रियल एस्टेट एज मच। हाउएवर ओवरऑल अगर जो आप कंट्री की बात करें तो ऑब्वियसली जीडीपी जब ग्रो होनी है तो आपको रियल एस्टेट विल बी अ बिग प्लेयर देयर, इसलिए हमें हाउसिंग फाइनेंस ज्यादा पसंद है यहाँ पे एज कम्पेयर टू प्योर रियल एस्टेट प्लेस। ओके, हाउसिंग फाइनेंस ज़्यादा पसंद है आपको। ये एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आपको कैसे लगे दिनशो जी, और अब आपका क्या व्यू है लार्ज कैप बैंकिंग पर? जी देखिए, नंबर इतने खराब नहीं थे, मतलब नंबर ठीक ही थे, खराब की बात तो करेंगे नहीं, ठीक ही थे। आईसीआईसीआई उल्टा थोड़ा ज्यादा ही बेहतर था एचडीएफसी से, लेकिन उसके बावजूद दोनों को मार पड़ी है। मुझे लगता है कि बेसिकली एक फटीक सा आ गया है यहाँ पे। लोग यही सोचते हैं कि ये ग्रोथ सभी एक स्टैंडर्ड ग्रोथ रहेगी है, पर हमें ये भी चाहिए, जब आप पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको एक पोर्शन चाहिए होता है स्टेबिलिटी वाला। आई थिंक यहाँ पे काफी स्टेबिलिटी विद अ पॉजिटिव अल्फा, जो जबकि स्मॉल अल्फा रहेगा, बट देयर विल बी एन अल्फा, और इसलिए हमें लगता है कि ये दो काउंटर तो आपके कोर काउंटर्स होने चाहिए, इसलिए हमारे पास यहाँ पे हमारे टॉप 10 होल्डिंग में ये दोनों है, एंड ऑल अक्रॉस आवर पोर्टफोलियोज जहाँ पे परमिशनेबल है वहाँ पे। ओके, अच्छा दिनशो जी, ये ऑटो अभी भी मूव अच्छे दे रहा है, हालांकि थोड़े बहुत टेक्निकल मतलब जैसे कहते हैं ना, टेक्निकली थोड़े बहुत वीक हुए हैं, शॉर्ट टर्म एवरेज के नीचे आ रहे हैं, बट लुक एट स्क्रिप्ट्स लाइक अशोक लेलैंड ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई भी ऐसा कि पूछे मत है, वर्टिकल राइज। कोई सेगमेंट आपका ऑटो में जो अब जिसको आप थोड़ी प्राथमिकता दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो, एंड मोर स्पेशली क्लोजर टू बजट, जहाँ पे शायद पॉसिबल, जो आर्टिकल्स पढ़ रहा था उसमें लिखा था, मेंशन था कि आप एंट्री लेवल ईवी को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए कुछ टैक्स बेनिफिट्स दे सकते हैं, आपका ठीक क्या है इसमें? जी एक्चुअली वीरू जी, हमें तो ऑटोज में सीवीज पसंद हैं, लेकिन हमें जो 2 कंपनियां वो ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हम ऑटो फाइनेंसियर्स ज्यादा देखते हैं, जो सीवी फाइनेंसिंग करते हैं वो देख रहे हैं। और उसका एडवांटेज ये रहता है कि वो फिर यू डोंट वरी कि किसका मार्केट शेयर ऊपर जा रहा है क्या जा रहा है, ये दे बेनिफिट थ्रू आउट। और वही सेम केस है हमारा पैसेंजर व्हीकल्स में भी। हमें ऑटो फाइनेंस ज्यादा पसंद है देन द ओई मैन्युफैक्चरर, जो पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं उससे, क्योंकि वहां पे हमें लग रहा है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंपटीशन अभी तक पूरी तरह बिल्ड नहीं हुआ है। हम काफी इंसुलेटेड हैं वर्ल्ड से, इसलिए हमारे R&D स्पेंड्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं स्पेस में, और हम वी कैन गेट अवे विद व्हाटएवर। लेकिन हमें 2 व्हीलर भारत काफी पसंद है, और वहां पे हमने काफी एक्सपोजर लिया हुआ है। तो वो हमें स्पेस है जहाँ पे हमें लग रहा है कि जैसे ही इंडिया का जीडीपी ग्रो होगा, प्रीमियम 2 व्हीलर्स वगैरह बिकेंगे, इसलिए वी आर गेटिंग इनटू दैट स्पेस। ऑलराइट दिनशो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू हमारे सामने रखने के लिए।